नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। विपक्ष से जुड़ी एक बड़ी खबर है। 6 जून को दिल्ली में 35 से ज्यादा पार्टियां नरेंद्र मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा हुई। इस ऐलान के साथ ही कोलकाता में ममता बनर्जी के वार्म अप का भी ऐलान हो गया। यानी चुनावी नतीजों के बाद पहली बार सड़क पर उतरने का ऐलान। दिल्ली के संग्राम से पहले कोलकाता में संग्राम, कोलकाता में ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ, टीएमसी में जो भी चल रहा है वो भाजपा प्रायोजित, उसको छोड़ दीजिए, किनारे रखिए, लेकिन ममता अकेले दम अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरने के तैयारी में हैं। लेकिन सड़क पर पुलिस उतरने देगी या नहीं उतरने देगी ममता बनर्जी को, अभी इस पर सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि उनको परमिशन नहीं दी गई है। 6 तारीख को लेकर के राहुल गांधी का क्या प्लान है और 6 को क्या एक्शन राहुल का होगा, इस पर सबकी नजर है। तो और इस पर सबकी नजर नहीं, बीजेपी की ज्यादा नजर है, मोदी की ज्यादा नजर है कि राहुल का क्या एक्शन होता है, क्योंकि डीएमके से लेकर के और सीपीएम इस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मुखर है। यही बीजेपी के लिए सबसे राहत भरी खबर है। तो भाव को लाइए जरा, क्या हालात बन रहे हैं अपोजिशन के, छोटी चर्चा होगी ये इस पर, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है अपोजिशन की एकता से जुड़ी हुई। बाकी सब में ड्यूरेशन, कंटेंट ज्यादा होता है, ड्यूरेशन ज्यादा। ये खबर बड़ी है लेकिन ड्यूरेशन छोटा होगा। स्वागत है भाऊ। हेडलाइन लाइए, पहली हेडलाइन, एक हेडलाइन दिखा दीजिए, पर्याप्त है, उसके बाद सीधा हम चर्चा पे जाएंगे। इंडिया गठबंधन की 6 जून को बैठक, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कितना एकजुट हो पाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल में सबसे महत्वपूर्ण ये जानना होगा कि ये पार्टियां कौन कौन सी हैं, मुख्य पार्टियां, और किस पार्टी के साथ क्या सवाल जुड़ा हुआ है एकजुटता पर। मोदी को हराना प्राथमिकता है या एक दूसरे को निपटाना प्राथमिकता है, किसकी क्या प्राथमिकता है, यह भी समझना जरूरी होगा। इन पार्टियों में, इंडिया अलायंस की पार्टियों में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है। आम आदमी पार्टी आएगी कि नहीं, इस पर भी अभी बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया था। राष्ट्रीय जनता दल है, जेएमएम है, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, शरद पवार की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की है। लेफ्ट पार्टीज का पूरा समूह इसमें है, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वाली, और आरएसपी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, एआईएफबी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये हैं। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल, जो केरला में साथ है सरकार में कांग्रेस के साथ, वो आईयूएमएल है। वीसीके है, जो डीएमके की साथी है, लेकिन इस वक्त विजय को तमिलनाडु में उसने भी समर्थन दिया है, वीसीके है। एमडीएमके है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, केरला कांग्रेस है, और केरला कांग्रेस दो हो गई है, केरला कांग्रेस एम और केरला कांग्रेस जोसेफ, ये दोनों है, केरला कांग्रेस एम और केरला कांग्रेस जोसेफ। तो ये मैंने जो, इसके अलावा भी कुछ पार्टियां हैं, ये जो गिनती है यहीं पर पूरी नहीं होती। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनकी उपस्थिति आपको कागज में नहीं मिलेगी कि उनके जनप्रतिनिधि चुन के आए हो, नहीं आए हो, लेकिन वो उनका छोटा छोटा जन समर्थन है, और उसी के साथ वो भी इंडिया अलायंस में है। कुछ पार्टियां, जैसे अब इसमें समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कुछ छोटी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी 3-4 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी उपस्थिति बहुत छोटी है। अखिलेश यादव कभी 1 सीट उनको दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, कभी 2 सीट दे देते हैं। वो सब अखिलेश के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, वो सब भी इंडिया अलायंस में है। तो ऐसे ऐसे अगर छोटे छोटे पॉकेट के छोटे छोटे जनाधार वाली पार्टियों को देखेंगे तो ये संख्या और बड़ी हो जाती है। अब उन लोगों की दिल्ली में मौजूदगी होगी कि नहीं होगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। लेकिन 6 तारीख भाऊ, 6 तारीख की इंडिया अलायंस की मीटिंग, सबसे बड़ी चुनौती मोदी के सामने, चुनौती ये पेश करें उससे पहले
इंडिया अलायंस के सामने क्या चुनौती है, जब अपने घर में पहले जरूरी है ना इंट्रोस्पेक्शन करना। मोदी के सामने चुनौती पेश करेंगे, उस पर अगला सवाल। ये अभी इनके सामने क्या क्या चुनौती है? देखिए, हम बार बार हंगेरी का उदाहरण देते हैं, लेकिन वहां पे विपक्ष एकजुट हुआ अपने सारे तमाम स्वार्थ और अपनी अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। आज आप बताइए, सबसे पहले जून में मीटिंग होगी, इसका हुंकार ममता दीदी ने भरा था, क्योंकि ममता दीदी को अब समझ में आ गया कि वोट चोरी होती है। जब राहुल गांधी वोट चोरी बोल रहे थे तो वो मना कर रही थी। वो थर्ड फ्रंट खोलने की बात कर रही थी, जिसको बीजेपी का बार बार सारे विश्लेषक कह रहे थे कि थर्ड फ्रंट आने से बीजेपी को मदद होगी, लेकिन उन्हें तब सुनाई नहीं दे रहा था। आज जब वो नेस्तनाबूत हो गई है कि अब उनको लगता है कि थर्ड फ्रंट, तो चलो वो सारे चीजें भूल के ममता को बीजेपी ने हेड ऑन बिल्कुल खत्म कर दिया वहां पे। लेकिन इसके पहले ममता ने लेफ्ट को खत्म कर दिया, लेफ्ट ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। तो ये सारी पार्टियां इकट्ठा आएगी क्या? कांग्रेस और लेफ्ट तो है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में केरल में हुए चुनाव में जो शाब्दिक युद्ध हुआ, उसमें भी एक खाई पैदा हुई है। लेफ्ट के पास एक सरकार थी, अपनी लेफ्ट की उनकी एक ही सरकार बची थी केरल में, वो भी कांग्रेस ने टेक ओवर कर ली। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है वहां पे, जो 5 साल तक कांग्रेस के वर्ग लगातार हमलावर होगा, वो लेफ्ट होगा केरल में। वो दिल्ली में उनके पास में बैठ के कैसी रणनीति तय करेगा, ये लेफ्ट और कांग्रेस को करना पड़ेगा। डीएमके जो सबसे पुराना साथी था उनका, कांग्रेस का, और ऐसा साथी था कि जिसने नफा नुकसान नहीं देखा, 5 साल तक केंद्र की प्रताड़ना झेली, 5 साल तक लगातार गवर्नर साहब के जो राज्यपाल नियुक्त होते थे उसकी प्रताड़ना झेली, लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन एक डीएमके चुनाव हार गई, कांग्रेस ने उसका साथ छोड़ के टीवीके का साथ ले लिया। डीएमके ने अपने आप को अलग कर दिया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी है। यदि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है विपक्ष का, और उन्हें यदि एक कंबाइन बड़ा फ्रंट सारे अपने इंटरेस्ट छोड़ते हुए भाजपा के खिलाफ खड़ा करना होगा, तो फिर बहुत सारी जगह पे कांग्रेस को ही सैक्रिफाइस करना होगा। ये बहुत बड़ी भूल थी कांग्रेस की। वर्तमान में भी तमिलनाडु में सरकार डीएमके के भरोसे है, लेकिन डीएमके के 3 साथी, जो वामपंथी दल है, जो वामपंथी दल पे झुकाव रखने वाला एक दल है, और एक मुस्लिम लीग है, तीनों दलों के पास 8 सांसद थे, 8 विधायक थे। आठों ने कहा कि हम टीएमके को तभी साथ देंगे जब डीएमके हमको कहेगा। हम डीएमके के साथ चुनाव लड़े, हमारी प्रतिबद्धता डीएमके के साथ है। डीएमके ने उनको कहा कि अभी राष्ट्रपति शासन नहीं चाहिए हमें, टीवीके को मदद करो, तो वो टीवीके को गई। ये बात कांग्रेस के लिए भी हो सकती थी, कांग्रेस भी जा सकती थी। 8 और 5 13 लोग इकट्ठा जाते और सरकार को रोक लेते गिरने से। लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही वाहियात तरीके से टीवीके को समर्थन घोषित ही नहीं किया, डीएमके को गालियां भी दी। वो जो बीजेपी के लिए जो काम करने वाले मणिक्कम टागर जैसे स्लीपर सेल है पार्टी में, उन्होंने डीएमके को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा कि हम तो जीत जाते, तुम्हारी वजह से नहीं जीते। अरे 3 में ना 13 में तुम तमिलनाडु में। और वो उसका ट्वीट का शब्द देखिए, जिसको जनता ने नकारा उसके साथ जाने का क्या मतलब है? तो जनता ने तो तुमको आज से 10 साल पहले ही नकारा था, फिर भी डीएम के साथ में था ना। डीएमके ने तो नहीं कहा कि तुमको जनता ने नकारा तो हम बीजेपी के साथ जाते हैं, नहीं गए। वो आपके साथ रहे, उनने दोस्ती निभाई। कांग्रेस को सबसे पहले राहुल गांधी भी चाहते होंगे कि अच्छा इंडिया गठबंधन बने, लेकिन राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, और उसमें से 90% बीजेपी के पेरोल पे है, उनसे कांग्रेस कैसी निजात पाएगी? तो क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी बीच में सेंटर पार्टी है जिसको ये सब कुनबा जोड़ना है। कांग्रेस यदि कुनबा तोड़ने के लिए कांग्रेस के लोग लगे, तो फिर इंडिया गठबंधन बनेगा कैसे? मीटिंगें होगी, इसका कोई मतलब नहीं। क्या कल के मीटिंग में लेफ्ट क्या कहेगी? क्या कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में जो विवाद पैदा हुए उसका कोई शमन होगा?
ममता दीदी क्या पुरानी चीजों के लिए माफी मांगी कि भैया मेरे से गलती होगी, मैं अब समझ गई हूं, सबको साथ रहना जरूरी है। आम आदमी पार्टी, पंजाब में हाल ही में चुनाव हो गए, इस सेमीफाइनल में आम आदमी पार्टी का, वैसा देखा जाए इन नतीजों को देखे हुए, आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ लड़ेगी वहां पे? पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ। कौन सा? दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। ये बात अलग है कि बीजेपी वहां सत्ता में आएगी ज्ञानादेश के भरोसे। तो पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सवाल वो है। टीएमसी के लिए क्या लेफ्ट और कांग्रेस सब मिलकर टीएमसी के साथ हो जाएंगे? क्या कांग्रेस टीवीके से बाहर निकल के डीएमके के साथ चली जाएगी? क्या कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ती है लेकिन शब्दों का चयन ठीक करेगी? ये कई अंतर्द्वंद है, इसको पहले आपको सेटल करना होगा। इन्हीं अंतर्द्वंद से बीजेपी को पूर्ण रूप से इस देश पे व्याप्त होने में मदद मिलती है। आप बीजेपी को कितना भी कोसो, लेकिन आप कहां हो ये पहले आप देखो। यदि कोई विवाद भी है तो दो वरिष्ठ नेता बैठ के कमरे में सॉल्व करें। सारे छिछोरे वक्तव्य देने लगते हैं और उन पे कमांड नहीं है पार्टी की। अखिलेश और राहुल के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है। अखिलेश राहुल के साथ आ भी सकते हैं, लेकिन दो तीन जो स्वयंभू अखिलेश के सैनिक मानते हैं अपने को और ट्विटर पे बड़े सक्रिय रहते हैं, ठाकुर साहब, वो रोज राहुल गांधी को गाली देते हैं, क्योंकि उससे ही कहीं ना कहीं वो गाली देंगे तो चार कांग्रेस के अखिलेश को गाली देंगे। यही से शुरुआत होती है और बीजेपी इसमें पैर रखती है, मजा आती है उनको। तो ये सब बीजेपी के कुछ लोग अखिलेश के पास भी है जो बीजेपी के पेरोल पे है, हाँ? और कुछ कांग्रेस में तो भरे पड़े हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को यह देखना होगा कि कोई भी यदि कुछ डिफरेंसेस है तो सामान्य तौर पे आमने सामने बैठ के खत्म करें, अकोमोडेट करें। क्या झारखंड के हेमंत सोरेन को आसाम में अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था? क्या बिहार में उनको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था आरजेडी द्वारा? जब वो आरजेडी के आदमी को अपने यहां मंत्री बना सकता है, तो क्या ये दो विधायक की सीट नहीं दे सकते थे उसको? तो सब जगह दो दो चार चार सीट क्या मामला था? 2 सीट 3 सीट भी क्या दे हुआ? देते तो हेमंत एक सोरेन को राज्य पर्याप्त। है, कल सोरेन बीजेपी के साथ चला गया तो क्या करोगे आप? हाँ, एक अच्छी राजनीतिक दल जेएमएम, जिसका वजूद है उस राज्य में, उसको आप नकार देते कि उसको साथ में लेके चलने की बात होती। तो ये तमाम चीजें पार्टी को देखनी होगी। और जब तक ये कांग्रेस ये पूर्ण रूप से ये देखती नहीं, अपने यहां रेक्टिफिकेशन नहीं करती, तब तक ये मीटिंगें होती रहेगी, बड़ी बड़ी वक्तव्य आते रहेंगे। जब चुनाव आएंगे तो जूतम बाजार होगी, जूते जूते चलेंगे। इसमें और भी कई अड़ंगे हैं। अड़ंगा, पंजाब में जो निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी विजय मिली है। अगर ये विजय नहीं मिली होती तो आम आदमी पार्टी थोड़ा अपने भविष्य को लेकर घबराती और घबराहट में कहती, वो भी जैसे आज ममता बनर्जी के जब संकट आ गया राजनीतिक अस्तित्व का, तो आज इंडिया इंडिया जपने लगी हैं। नहीं तो ये भी इंडिया गठबंधन में कम नहीं नहीं, उपद्रव में भी ये है। केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन का जपेगा जब पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी। जब हाँ, 12 बजे उसके बाद बाद जब 12 बजे बाद जूते मार मार के भगाए जाएंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो एजेंटों को, जब मान जाएगा उसके और मान को भी लट पड़े, एक वो बंदूक के बट से मारा जाएगा पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा, तब आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि इंडिया गठबंधन साथ आना चाहिए और इनको ठीक करना चाहिए और अराजकता मची हुई है। हाँ, लेकिन अभी तो सुनने को तैयार नहीं है। सबको वक्त निकलने के बाद समझ में आता है सबको। सब अब ये आखिरी
सबका इलाज हो चुका है, आखिरी इलाज बस खाली अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव के ही ऊपर है सब, अखिलेश हाँ आखिर, हाँ, भाई, अंतिम अखिलेश को निपटाना। सुवेंदु अधिकारी ने तो ऐलान ही कर दिया ना, हम्म, अगली बार अब अगला नंबर अखिलेश का है। अखिलेश का तो मैं अगला तो बड़ा नंबर है। ताज्जुब हो गया, मैं अखिलेश तो सत्ता में भी नहीं है। तो इसका मतलब अगली बार अखिलेश को समाप्त करना है। ममता को समाप्त कर दिया, अब अखिलेश को समाप्त करेंगे। शरद पवार को समाप्त कर दिया, उद्धव ठाकरे को समाप्त कर दिया, अकाली दल को समाप्त कर दिया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समाप्त कर दिया, उधर केसीआर को समाप्त कर दिया। यही तो चल रहा है भाई। बस एक एक आदमी बचा है, उसको समाप्त करने में जितना इनको वक्त लगे, चंद्रबाबू छोड़ के सबको समाप्त कर चुके हैं ये। समाप्त कर खैर, चुका है। इस रास्ते में, 6 जून के रास्ते में ममता बनर्जी अभी से ही चलने की तैयारी कर चुकी हैं। जरा हेडलाइन लाइए, लेकिन अड़ंगा कौन है? पुलिस। क्या पुलिस उतरने देगी? सड़कों पर उतरेंगी ममता, चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर करेंगी प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं दी है मंजूरी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है। भाऊ, पुलिस मंजूरी नहीं देगी तो ये कैसे उतरेंगी? और पुलिस को क्या ममता बनर्जी, जो 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, सबसे आज भी सबसे बड़ी नेता हैं पश्चिम बंगाल की, क्या ममता बनर्जी को सड़क पर उतरने का और प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए? लोकतंत्र में तो विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में संविधान अधिकार देता है, संविधान देता है, मनुस्मृति नहीं। अब बंगाल में मनुस्मृति लागू हो गई है। जब मुख्यमंत्री कहता है कि घर में भगवे झंडे लगाओ ताकि हम पहचान कर पाए कौन अपने और कौन पराए, उसी दिन संविधान वहां समाप्त हो चुका था। उसी दिन नहीं उतारने देंगे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। क्या कहोगे? कोर्ट जाओगे? उतर जाओगे तो पैरामिलिट्री फोर्स की पूरी बटालियन आपको लट मार मार के जेल में बंद कर देगी। हो जाइए जेल में बंद। एक आध लट सर पे लग जाए तो मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कल कोई बड़ा नेता मर भी गया तो उसकी आरती भी नहीं निकलने देंगी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। पुलिस ही रात को उठा के ले जाएगी और अंतिम संस्कार करेगी, बोलेगा हो गया, चलो अर्थी विसर्जन भी हो गया, चलो जाओ, चुप रहो, कोई इसमें शोक सभा वगैरह कोई नहीं, लठ मारेंगे अभी। क्या कर लेंगे? ये तो 240 पे अटक गए। अगली बार ये परिसीमन के बाद जो 700 सीटें आएगी, 700 में से 600 लेके आएंगे। फिर पूरे देश में विरोध करना, देश को अनस्टेबल करना है, इसलिए सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, ये आदेश पारित होगा, कानून बनाए जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता उस दिन उनको वहीं से अरेस्ट कर लेंगे, घर से ही। मैं एक जो है और महत्वपूर्ण, जब बंगाल की, ममता बनर्जी की और इंडिया गठबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस देश में एक और इंफॉर्मेशन, एक और खबर है, और वो कट्टर सनातनियों के लिए है, जो सनातन बचाने के लिए लगे हुए हैं, कि जो घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। और बंगाल में घुसपैठ की वजह से ही जो है ममता बनर्जी, घुसपैठी ही ममता बनर्जी को चुनाव जिताते थे। शुभेंदु अधिकारी उनको सब बाहर करने वाले हैं। वहां पर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, डिपोर्टेशन सेंटर, और दुनिया भर की चीजें शुरू हो हम्म। चुकी हैं। आज की एक ताजा खबर है कि भारत ने बांग्लादेश को बंगाल के घुसपैठियों की सूची सौंप दी है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ममता बनर्जी को 15 साल से कितने लोग थे जो सरकार में कायम रखे हुए थे? 2600, 2650 लोग, अरे साढ़े बाप रे। छब्बीस सौ की सूची सौंपी है। ओहो, 2650। ये 2650 लोग ही ममता को सत्ता में लगा रहे थे। माय गॉड, हाँ। मानना पड़ेगा। हम्म। नहीं, इससे तो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो। अमित शाह जी को इसके लिए भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 2650। अब सोचिए, 2650, जहां 34 लाख लोगों को मताधिकार से दूर कर दिया गया, वहां 2650 की सूची सौंपी गई है घुसपैठियों की। ये है इनका
हिपोक्रेसी इनकी है, दोगलापन है, दोगलापन का चेहरा है, यही सच है इनका, कहीं कुछ नहीं है। और एक आंकड़ा और फिर बता दें इस कार्यक्रम में अंतिम टिप्पणी से पहले, घुसपैठियों में 26,500 के आसपास का है जो एग्जैक्ट फिगर है, वो लिस्ट भेजी गई है घुसपैठियों की। 2004 से 14 तक 2004 से 14 तक जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 14 मतलब 5 से 13 कहिए उसको 14 मोदी जी आ गए और 4 तक एनडीए सरकार थी। 88 से 90,000 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। कितने? 88 से 90,000। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 से 2018 की जो रिपोर्ट है वो 2500 से 4000 की टोटल। और 2017 की रिपोर्ट, जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 51 रह गई थी निर्वासन की संख्या, सिर्फ और सिर्फ 51, 51। 88,000 10 साल में नरेंद्र मोदी 10 साल में मनमोहन सिंह ने इस देश से 88,000 घुसपैठियों को निकाला। तो कांग्रेस घुसपैठियों की रहनुमा है, कांग्रेस घुसपैठियों को लाती है, बसाती है, खिलाती है, देश को खतरे में डालती है। और नरेंद्र मोदी जो घुसपैठियों को निकालने के लिए सुबह से रात तक बेचारा मेहनत कर रहा है, इसने 10 साल में 8,000 घुसपैठिए नहीं निकाले हैं। और 88,000 वाला देशद्रोही है, 8,000 घुसपैठिया जो नहीं निकाल पाया वो जो है देश विकास, देश जो विश्व गुरु है, देश को तारने वाला भगवान है, सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी है। 10 साल में 4,000 को निकाला है मोदी सरकार ने, 4,000 को, 3518 से 4,000 10 साल में। और एग्जैक्ट आंकड़ा भी मेरे सामने आ गया है, मनमोहन सिंह सरकार ने 88,792 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस डिपोर्ट किया था। 88,792। नहीं, यही है, 88,792। क्योंकि क्या है कि हम दोनों का मैथमेटिक्स वीक है। मैंने सैनिक स्कूल में पढ़ा, तुमने अपने स्कूल में पढ़ा, अपने मतलब खुद के नहीं भैया, सरकारी स्कूल में पढ़ा। और नरेंद्र मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो मैथमेटिक्स सिखाया जाता है उसके अनुसार 88,000 करोड़, 88,000 का जो आंकड़ा है वो बहुत छोटा है 8,000 के सामने। क्योंकि मोदी जी ने निकाला तो वो 8,000 8 लाख के बराबर है, क्योंकि वो मनमोहन सिंह ने निकाला था तो वो 88,000 सिर्फ 8 लोगों के बराबर है। आगे आपको मैथमेटिक्स समझ में? ये नई परिभाषा है आंकड़ों की, ये नया गणित है। इसे मोदी का गणित कह सकते हैं आप, मोदी कैलकुलेशन कह सकते हैं आप, मोदी कैलकुलस कह सकते हैं आप, मोदी अलजेब्रा कह सकते हैं आप। ये नया समीकरण है, नया गणित है। 88,000 छोटा आंकड़ा, 8,000 बड़ा आंकड़ा। 88,000 जो आंकड़े करते थे वो बांग्लादेशियों को बुला बुला के बिठाते थे, जिन्होंने 88,000 निकाले। और दूरबीन से बांग्लादेशियों को उठा उठा के वापस भेजने वालों में ने 8,000 भेज पाए। जिन ममता बनर्जी जिन बांग्लादेशियों के भरोसे चुनाव जीत रही थी वो 2,800 है। देख लीजिए आप, यह है ओरिजिनल स्टैटिस्टिक, यह है ओरिजिनल स्थिति। और ये चुनाव के टाइम कितना झूठ बोलते हैं ये सारे देश ने पहचान लेना चाहिए। हमने तो बहुत पहले से ही पहचान लिया था, जब गुजरात में थे तब से। हम तो हमेशा कहते हैं कि मुंह खोलते ही झूठ बोलने के लिए, सच्चाई इनके पास है ही नहीं। जीवन में मैंने एक बार उनको सच बोलते हुए देखा, वो भी सच उन्होंने ये बोला कि मैं कैसा झूठ बोल के रेलवे में जगह का जुगाड़ करता था। झूठ बोल के रेलवे में जुगाड़ करने वाला सच उन्होंने सच्चाई से बोला। ये है चलिए, दुर्भाग्य इस देश का है
कि इतने आंकड़ों के मौजूदगी के बावजूद, इतने आंकड़े सामने हैं, फिर भी इस देश की जनता कहती है कि हिंदू बचेंगे तो मोदी जी की ही वजह से, और देश मोदी जी बचाएंगे। हिंदू 88,000 घुसपैठिया निकालने वाला हिंदू विरोधी था, वो देशद्रोही था। यही आंकड़े हैं, अगर आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप इंजॉय कीजिए। आखिर में नतीजा सबको पता चलेगा, आज आपको नहीं पता चलेगा, कल आपके बच्चों को पता चलेगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।